हेलो एंड वेलकम टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12 का टर्म 1 का जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये आप सबको पता ही है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज एमसीक्यू क्वेश्चंस की लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमने पहले ही एक सेट पूरा इशू ऑफ शेयर का 6 वीडियोस का अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप कल क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए आज से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से रिलेटेड एमसीक्यूज। देखिए एमसीक्यूज जो आएंगे वो किस टाइप के होंगे। एक तो होंगे सिंपल एमसीक्यूज के, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, नीचे 4 ऑप्शन है वो आप निकाल लीजिए, तो उसका आंसर आपको मालूम करना बताना पड़ेगा क्या है। दूसरा आपका होगा असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। उसमें क्या होगा कि आपको एक स्टेटमेंट देंगे जिसको असर्शन कहते हैं, एक स्टेटमेंट होगा, नीचे उसके आपको 3-4 रीजन्स दिए जाएंगे कि इस स्टेटमेंट का रीजन क्या है। फिर आपको नीचे ऑप्शन बना के देंगे कि असर्शन सही है या रीजन सही है या दोनों सही है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी हम आपके लिए बनाएंगे बाद में। और उसके अलावा आपको केस स्टडी टाइप का होगा कि केस स्टडी देंगे क्वेश्चंस की, और उसके बेसिस पे 4-5 क्वेश्चन नीचे पूछे जाएंगे जो आपको बताने होंगे। तो बेसिकली होंगे सब एमसीक्यू ही। अच्छा, फिर क्या है इसमें मेन चीज कि एमसीक्यू का आंसर करने के लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, और फिर न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज तो जरूर होंगे। तो चलिए पहले हम आज क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से रिलेटेड एमसीक्यूज आज बताएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे इस पर फिर न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज भी लेकर के आएंगे, असर्शन और रीजन वाले एमसीक्यू भी आपको करवा देंगे इसमें। देखिए एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, टॉप एमसीक्यू 1, हम अपनी सीरीज को टॉप एमसीक्यू नाम से डाल रहे हैं। इसमें पहले भी हमने जो शेयर में डाला है टॉप एमसीक्यू 1 to 6 तक डाला हुआ है, इस पर फिर देखिए टॉप एमसीक्यू 1। तो पहला क्वेश्चन क्या एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में है कि इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल इन कैश देन। देखिए हम यहां पर केवल आपको आंसर ही नहीं बताएंगे कि इसका 1 है 2 है 3 है 4 है, हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे जिससे इन क्वेश्चंस को अगर बदल करके भी पूछा जाए आपसे तो आप उनका आंसर भी इजीली कर सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन का सेट पहले आपको बताने जा रहे हैं। इफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल इन कैश देन, यानी कि अगर नया पार्टनर गुडविल का अपना शेयर कैश में नहीं ला पाया तो फिर क्या होगा। हिज कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद हिज शेयर इन गुडविल, गुडविल में जो उसका शेयर है उससे उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। हिज करंट अकाउंट इज डेबिटेड विद हिज शेयर इन गुडविल, या फिर उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। हिज करंट अकाउंट इज क्रेडिटेड विद हिज शेयर इन गुडविल, या फिर उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे या फिर उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से हम करते हैं कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाता है तो जितना भी उसका गुडविल में शेयर होता है वो उसके करंट अकाउंट से डेबिट करता है इन ऑर्डर टू कीप हिज कैपिटल इंटैक्ट, जिससे कि उसकी कैपिटल पर फर्क न पड़े, उसकी करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा हिज करंट अकाउंट इज डेबिटेड विद द शेयर विद हिज शेयर इन गुडविल। तो आंसर इसमें आएगा बी। तो कभी भी न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं लाता है तो जितनी उसकी गुडविल बनती है वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। कम लाता है तो जितनी कम लाएगा उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। अगर 10,000 लानी है, 8 लाया तो 2,000 डेबिट कर दीजिए, बिल्कुल ही नहीं ला पाया तो पूरे 10 डेबिट कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू AS 26, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड, गुडविल को रेज नहीं कर सकते। Goodwill can be recorded only when it is purchased by paying some money or money's worth. Goodwill को तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं जब इसको परचेज किया गया हो मनी या मनीज वर्थ में। बोथ ऑफ दीज, यानी दोनों ही ठीक है, नन ऑफ दीज कुछ भी सही नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये गुडविल के ट्रीटमेंट को गवर्न करता है, गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में बताता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसा हो। तो क्लियर कहा गया। देखिए जो हम यहाँ बात करेंगे ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सबसे रिलेटेड है, लेकिन हमें यहाँ पर केवल एडमिशन के बारे में बात करनी है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो क्लियर उसमें बोला गया है कि गुडविल केवल तभी रेज हो सकती है या तभी रिकॉर्ड भी हो सकती है व्हेन इट इज परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय पेइंग सम मनी और मनी वर्थ, जब आपने बाहर से उसको खरीदा पैसे दे करके या पैसों के इक्वल किसी चीज को दे करके, तो तभी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में गुडविल बाहर से परचेज करी हुई नहीं होती। गुडविल या रेपुटेशन जो होती है वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, यानी कि आपकी रेपुटेशन है जो आपने बनाई अपने आप से, आपने किसी से खरीदी नहीं है। अगर आपने गुडविल परचेज की हुई है, जैसे परचेज कैसे होता है कि मान लीजिए आप एक आउटलेट खोलना चाहते हैं,
आपने कहा मैं बड़ा नामी गिरामी किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेता हूँ, जैसे आपने डोमिनोज इस तरह से कुछ करके किसी का लेकर के अपना आउटलेट खोल लिया, तो वो उनकी बनी बनाई गुडविल को आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, वो गुडविल परचेज होती है। यहाँ गुडविल क्या है, आपकी इंटरनली जनरेटेड है, आपने अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से काम करके बनाई है, तो किसी को पे नहीं किया है। तो ऐसी गुडविल के लिए जब न्यू पार्टनर आएगा और आपको पेमेंट करेगा, तो आप उसको रिकॉर्ड रेज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो गुडविल कैन नॉट बी रेज्ड, गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन इट इज परचेज बाय पेइंग सम मनी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यानी कि बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, दोनों ठीक है, नन ऑफ दीज नहीं होगा इसका आंसर। तो आंसर इसका आप लिखेंगे सी, बोथ ऑफ दीज, यानी कि दोनों ही ठीक है। जब भी गुडविल का क्वेश्चन आएगा एडमिशन में, रिटायरमेंट में या डेथ में, तो आप समझ जाना कि वहाँ गुडविल जो है वो इंटरनली जनरेटेड होती है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, गुडविल नाम लिख करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे आप उसको। जो पार्टनर रहेगा उसके लिए प्रीमियम देगा और वो प्रीमियम आप ओल्ड पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे उनके अकाउंट में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? देखिए 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। तो जो अकाउंट आपको ये बताता है कि ये प्रॉफिट और लॉस आपका कितना हुआ, यानी कि जिस अकाउंट से आपका प्रॉफिट या लॉस निकल करके आता है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी यही होता है, आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते हैं कि कितनी पहले एसेट की वैल्यू थी और अब कितनी है, कम हो गई या बढ़ गई, तो उस हिसाब से लिख देते हैं ऐसी लायबिलिटी को। फिर लास्ट में आप रिजल्ट निकाल लेते हैं कि नेट हमको क्या बेनिफिट हुआ या हमने क्या लूज किया ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो प्रॉफिट और लॉस मालूम पड़ता है तो क्लियर हो गया कि इसका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट, यानी कि आंसर नंबर ए। तो नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल, नॉमिनल नेचर का है। नेक्स्ट है व्हेन नो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट शेयरिंग इज गिवन आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर देन सैक्रिफाइसिंग रेशियोज आर। देखिए जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है और उसके एडमिशन के बाद कुछ बताते नहीं है कि नया रेशियो क्या होगा या न्यू पार्टनर किससे कितना लेगा, यानी कि क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ये क्वेश्चन दिया। इसके बाद कहीं मेंशन नहीं है कि न्यू रेशियोज क्या होगा या फिर जो सी नया पार्टनर आया उसने कितना प्रॉफिट ए से कितना बी से लिया है, ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। तो ऐसे केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए ऐसे केस में हम ये एज्यूम करते हैं कि न्यू पार्टनर कंटिन्यूज टू शेयर इन ओल्ड रेशियोज, कि न्यू पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही शेयर करेंगे। तो जो उनका यानी कि 1 - 1/4 कर देंगे, बच गया 3/4, वो 3/4 को 3:2 में ही बांटेंगे, यानी कि 3/5 2/5 ही लेंगे जो पहले ले लेते हैं। तो इट मीन्स उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप निकालते भी है न्यू रेशियो निकाल करके तो वही आएगा जो ओल्ड रेशियो है। तो इसमें आपको कभी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना हो और न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, न्यू रेशियो कितना है या जो नया पार्टनर है उसने कितना किससे लिया, तो आप 100% श्योर हो जाएं कि ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, यानी कि आंसर नंबर बी इसका आंसर है। यानी कि आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर न्यू पार्टनर के आने के बाद न्यू रेशियो नहीं बताया है या ये नहीं बताया कि वो किससे कितने लेगा, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। आप चेक कर लेना इसको निकाल करके, यही आएगा हमेशा। लास्ट है साइड में, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर डन। जब नया पार्टनर पार्टनरशिप पे एडमिट होता है तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी किया जाता है। अच्छा क्यों किया जाता है? टू सेव न्यू पार्टनर फ्रॉम लॉस, इसलिए किया जाता है कि नए पार्टनर को लॉस से बचाया जा सके, यानी कि रिवैल्यूएशन करेंगे एसेट लायबिलिटी का और नुकसान हो गया, तो अगर हम नहीं करेंगे और नुकसान हो रहा है तो बाद में उसको उस नुकसान का भरपाई करनी पड़ सकती है जो पार्टनर बन जाएगा। तो इसलिए हम अभी शेयर कर लेते, अभी इसको बना लेते हैं रिवैल्यूएशन को, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। तो इट मीन्स टू सेव न्यू पार्टनर फ्रॉम लॉस, न्यू पार्टनर को लॉस से बचाने के लिए करते हैं। नॉट अलाउिंग हिम टू गेन, हम ये भी नहीं चाहते कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो उसको कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाए। अगर आप नहीं करेंगे अभी और वैल्यू बढ़ चुकी है तो फ्यूचर में जब भी रिवैल्यूएशन होगा उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। टू रिकॉर्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट वैल्यू, ये भी हो सकता है पर्पस कि आप एसेट्स एंड लायबिलिटी को करेक्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हो, क्योंकि जो वैल्यू रिकॉर्ड है वो तो हिस्टोरिकल फिगर्स है, पहले आपने जब परचेज किए थे तब की होंगी, आज क्या वैल्यू है, या फिर ऑल ऑफ दिस या फिर नन ऑफ दिस, या इनमें से सारे ही है या फिर इनमें से एक भी नहीं है। तो देखिए क्या होता है, कई बार एग्जाम में थ्योरी में पूछा जाता है कि
what is revaluation of assets and liabilities and is it appropriate to revalue assets and liability at the time of admission of a new partner। तो देखिए रिवैल्यूएशन का तो आपको पता ही है कि एसेट्स लायबिलिटी को रीवैल्यू करना यानी कि दोबारा से उनकी वैल्यू फाइंड करना। अब ये कि इज इट एप्रोप्रिएट, यस इट इज एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट है क्योंकि अगर रिवैल्यूएशन करने से एसेट लायबिलिटी के तो प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो न्यू पार्टनर इज नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दैट प्रॉफिट। एट द सेम टाइम अगर लॉस होता है तो ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बियर दैट लॉस। अगर लॉस होता है तो वो इस बात के लिए जिम्मेदार भी नहीं है कि वो उस लॉस को बियर करे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आप रिवैल्यूएशन कर ही ले और जो भी प्रॉफिट लॉस निकलता है ओल्ड पार्टनर को देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि उसको लॉस से बचाना भी एक मकसद होता है, उसको प्रॉफिट ना मिले ये भी मकसद होता है प्रॉफिट शेयरिंग का, और ये भी होता है कि भाई एसेट लायबिलिटी अपनी करेक्ट वैल्यू पर आए, जो उसके एडमिशन के दिन पर जो वैल्यू वो वैल्यू मालूम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, आंसर डी। नन ऑफ दीज तो बच्चों हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर डी आएगा आपका इसमें। ठीक है, डी। तो ये हमने एक साइड के 5 आपको एमसीक्यू के क्वेश्चन करके दिखाया, आप उधर के 5 करके दिखाएंगे। एक बार आप स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, फिर मैं आगे बताऊँ। देखिए अब इस साइड आ जाते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर आर डन when stated in question, even if question is silent about it, no treatment is required, none of these। देखिए पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्या लिखा है कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, एक्यूमुलेटेड मतलब जो इकट्ठे करके रखे हैं, एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना है, जो आपने बचा करके रखे हैं, तो रिजर्व्स या प्रॉफिट एंड लॉसेज जो न्यू पार्टनर के आते समय, जब वो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ फर्म में, उस समय जो एग्जिस्ट कर रहे हैं फर्म की बुक्स में, उनको क्या करना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए व्हेन स्टेटेड इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में बताया हुआ तो अब आपको उन्हें करना चाहिए। इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, या फिर क्वेश्चन जब साइलेंट हो तब भी आपको ट्रीटमेंट कर ही देना चाहिए उनका। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉसेज है, रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस, तो वो सब आप क्रेडिट कर दें पार्टनर्स को, और डेबिट बैलेंस लॉस का तो पार्टनर्स को डेबिट कर दे, ये होता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तभी करना चाहिए जब क्वेश्चन में लिखा है, या क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तब भी करना चाहिए, या ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, या फिर इनमें से सारे आंसर गलत हैं। तो देखिए जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो आपको ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट। क्वेश्चन में चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो आंसर आपका हुआ बी। देखिए क्योंकि जब न्यू पार्टनर आता है ना तो उसके आने से पहले के प्रॉफिट्स लॉसेस होते हैं वो, तो न्यू पार्टनर को कोई हक नहीं उन प्रॉफिट्स को लेने का, ना ही वो रिस्पॉन्सिबल उन लॉसेस को बियर करने के लिए। तो आपको जो भी हो प्रॉफिट या लॉसेस हो, ओल्ड पार्टनर का में ट्रांसफर कर दें। तो इसलिए इवन इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट इट, क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तब भी आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर लिखा ही नहीं होता है, जब भी बड़ा क्वेश्चन होता है तो लिखा नहीं होता, आपको अपना भी करना पड़ता है। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड टू, पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर को क्यों एडमिट कर रहे हैं? जब अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है, 2-3 लोगों ने शुरू करी थी, वो चला रहे हैं बढ़िया, तो अब नए पार्टनर को लेने का क्या फायदा, क्यों ले रहे हैं? देखिए इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसलिए लेते हैं कि जिससे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाए, हमारा ज़्यादा पैसा होगा तो हम बड़े लेवल का बिजनेस कर पाएंगे। इंक्लूड एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, साथ ही साथ जब नया बंदा आएगा तो वो कुछ अपने साथ एक्सपर्टीज, कुछ कॉम्पिटेंसीज लेकर के आएगा, तो हमें एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट पर्सन मिलेंगे। इंक्रीज रेपुटेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर नया बंदा रिप्यूटेड है तो ऑब्वियसली अपने साथ कुछ रेपुटेशन लेकर के आएगा, कुछ गुडविल ऐड करेगा फर्म में। ऑल ऑफ दिस या फिर ये सभी, तो इनमें से कौन सा 1, A, B, C या फिर D? तो इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ दिस, ये सारी ही बातें सही हैं। तो आंसर इसका होगा D। जब नया पार्टनर आएगा पार्टनरशिप में तो वो अपने साथ कैपिटल लेकर के आएगा, जिससे कि आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आप बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट बिजनेस कर पाएंगे। अपने साथ कुछ एक्सपर्टीज, कुछ एफिशिएंसी लेकर के आएगा, जिससे आपको एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट पर्सन मिलेंगे, और अपने साथ कुछ रेपुटेशन लाएगा तो आपकी गुडविल को ऐड कर लेगा वो। तो सारे ठीक है। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज, फर्म की गुडविल क्या है? जो गुडविल होती है किसी फर्म में वो क्या है? एन इंटेंजिबल एसेट, यानी कि ऐसी एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप जिसको देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस।
क्या है इसमें से, इंटेंजिबल है, फिक्स्ड है, नॉन करंट है, या फिर ऑल ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस। तो देखिए आप जब बैलेंस शीट देखेंगे ना, आप जो आपका पार्ट बी है, यानी कि सबसे छोटी वाली जो बुक है, उस पार्ट बी जो पहले ही चैप्टर है का, जिसमें उसमें देखेंगे अगर आप बैलेंस शीट में, तो आप देखेंगे नॉन करंट एसेट पे फिक्स्ड एसेट के अंदर इसको डाला गया, और इंटेंजिबल भी होती है। तो इंटेंजिबल भी है, फिक्स्ड एसेट के अंदर आती है, नॉन करंट एसेट इसका मेजर हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है, ये वाला। तो आंसर इज डी। तो गुडविल इंटेंजिबल भी है, फिक्स्ड एसेट भी है, एंड इट इज कवर्ड अंडर नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में कवर हो जाती है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है पार्टनरशिप में, तो एडजस्टमेंट किन चीजों के लिए चाहिए होता है? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, आपको गेनिंग रेशियो निकालने चाहिए न्यू एडमिशन के, न्यू पार्टनर के आने के समय। न्यू पार्टनर्स पास्ट रिकॉर्ड, या फिर आपको न्यू पार्टनर के पहले पास्ट रिकॉर्ड के एडजस्टमेंट करनी चाहिए, भाई बताओ पहले आप क्या करते थे, आप कैसे थे, ये जानकारी लेनी होती है। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, या फिर आपको कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करनी पड़ती है न्यू पार्टनर आने पर, या ऑल ऑफ दीज, ये सारी करने पड़ते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, गेनिंग रेशियो तो नहीं कैलकुलेट करना पड़ता, क्योंकि जब न्यू पार्टनर आता है तो गेन तो होता ही नहीं, गेन तो न्यू पार्टनर को होता है। जो ओल्ड पार्टनर है उनको नुकसान होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होता है। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ। गेनिंग रेशियो एडमिशन में कैलकुलेट नहीं होता। तो ये तो आपका रूल आउट हो गया। न्यू पार्टनर्स पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड से भी कोई मतलब नहीं है, जो उसने पीछे किया वो हो जाने, आप उसको कुछ वैल्यूएशन नहीं होगा, उसके बारे में कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं करना। एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट, हाँ कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। जब न्यू पार्टनर आएगा तो उससे आप कैपिटल मंगवाएंगे, तो या तो उसके बेसिस पर आप अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे ओल्ड पार्टनर, या फिर ओल्ड पार्टनर के बेसिस पर वो ला करके देगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस तो ये दोनों नहीं है, तो ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब होगा सी आएगा, एडजस्टमेंट इन कैपिटल अकाउंट। तो आंसर इसमें आपका होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, इट इज कंप्लीटली, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कोई ट्रीटमेंट ही ना दिया हो, तो क्या होगा? इट इज कंप्लीटली डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, credited to old partners capital account, not treated and left as it is, none of this। यानी कि अगर कोई ट्रीटमेंट ना दिया हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं, या फिर क्रेडिट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नॉट ट्रीटेड, इसको ट्रीट ही नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं जितना वैसे पड़ा रहता है, या फिर इनमें से कुछ नहीं। तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कर्स को चोट वोट लग गई तो उनको कंपनसेट करने के लिए होता है। अब जिस दिन न्यू पार्टनर है उस दिन अगर इसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी यानी कि किसी को चोट नहीं लगी है, तो फिर ये प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट आपको बांटना पड़ता है। अगर नहीं बांटेंगे तो फिर फ्यूचर में तो न्यू पार्टनर भी उसमें प्रॉफिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उसमें हिस्सा लेने के लिए। तो आपको इसे बांटना पड़ेगा, और आप इसको बांटेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि क्रेडिट है ना वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी में होता है तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। तो आप इसको अगर ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिट होगा, तो ये तो हो नहीं सकता, वर्कमैन कंपनसेशन को डेबिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, नॉट ट्रीटेड ऐसे नहीं छोड़ सकते, और नन ऑफ दिस तो है नहीं। तो इसका आंसर होगा क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी पार्ट होगा इसका। तो आंसर इसका होगा बी। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको आज हमने एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के 10 टॉप एमसीक्यूज ओरिजिनल बिल्कुल अपने आप बना करके आपको दिया है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस होगी, ऑब्वियसली आपको थ्योरी फ्रेमवर्क्स में पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर के हम अपने प्लेलिस्ट में क्लास 12 के 4 टॉपिक डाल भी चुके हैं, 4 वीडियो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। अभी और 5 वीडियोज में डालने हैं, लेकिन फिलहाल हमने बीच में एमसीक्यू की वीडियो शुरू कर लिया, इसलिए अभी इनको नहीं डाल रहे हैं। तो फिर भी आप इनको एक बार अच्छी तरह देख लें, और हम आगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें सभी टाइप के एमसीक्यू कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।